बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म हम जेएसपी बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। जावास्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अनटाइप्ड लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब आप लोग जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो नियर टू ह्यूमन होती है, और लो लेवल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पहले से है कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि नियर टू कंप्यूटर होती हैं। तो इन दो जो लैंग्वेज की कैटेगरी हैं, हाई लेवल और लो लेवल, तो इनमें से जावास्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि नियर टू ह्यूमन है। और दूसरी बात ये है कि एक अनटाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते वक्त हमें उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता कि इंटीजर है, फ्लोट है या वो स्ट्रिंग है। हम जस्ट एक सिंपल सिंटैक्स के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और जिस तरह का उसमें डाटा रखते हैं, वेरिएबल अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेता है। जिस तरह का हमारा डाटा होगा उसी तरह का हमारा वेरिएबल जो है वो बन जाएगा। एंड इट इज़ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगली बात ये है कि ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हम इसको हाई लेवल में लिखते हैं और फिर इंटरप्रेटर के ज़रिए लो लेवल में चेंज करते हैं। और इट इज़ ओरिजिनली डेवलप बाय द नेटस्केप। नेटस्केप जो कि कंप्यूटर सर्विसेज कंपनी थी अमेरिका की, उसने इसको डेवलप किया था। और डेवलप क्यों किया था? वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसे दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी है, एएसपी है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम एचटीएमएल में अपने पेज के अंदर कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट जावास्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, स्टार्ट एंड एंड करेंगे और उसके दरमियान में हम जो चाहें वो कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बात हिस्ट्री की। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये 10 दिनों में अर्जेंट बेसिस पे तैयार की गई थी, मई 1995 में। ब्रैंडन इच उस बंदे का नाम है जिसने ये लैंग्वेज डेवलप की थी। ये ब्रैंडन इच जो पर्सन था, ये नेटस्केप के लिए काम करता था। नेटस्केप ने अपने प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट ब्राउज़र बनाया था। जैसे आजकल हमारे पास ब्राउज़र हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, इसी तरह नेटस्केप ने एक ब्राउज़र बनाया था जिसका नाम था नेविगेटर। तो नेविगेटर में फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए ये जो जावास्क्रिप्ट है बनाई गई। अर्जेंट जो इसका वर्जन था 10 दिनों में मई 1995 में बनाया गया। फर्स्ट टाइम जो इसका नाम रखा गया था वो मोचा था। मोचा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो नेटस्केप कंपनी का एक प्रोडक्ट था नेविगेटर, तो इसके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी और नेटस्केप का जो ओनर था उसका नाम था मोचा, तो उसके नेम की मुनासबत से इसका नाम जो था वो मोचा रखा गया। लेकिन ये नाम सितंबर 1995 में चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया और उसके बाद दिसंबर 1995 में ये नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया गया और आज तक जावास्क्रिप्ट ही चलता आ रहा है। यानी कि एक ही साल में इसका नाम 3 दफ़ा चेंज हुआ और जो आखिरी नाम दिसंबर में डिसाइड हुआ वो अब तक चल रहा है। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन द वेब पेज टू ऐड फंक्शनैलिटी, वैलिडेशन ऑफ फॉर्म, कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर और रीड एंड राइट एचटीएमएल। सबसे पहली चीज़ जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अक्सर आप वेबसाइट्स पे देखते हैं कि जब हम एक वेबसाइट के डिफरेंट टैब्स को माउस के साथ होवर करते हैं, उन पे ऊपर माउस लेके जाते हैं तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं, उनके सब मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए हम जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर्म वैलिडेशन के लिए अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है, हम चाहते हैं कि यूज़र इसको जो है वो प्रॉपर्ली फ़िल करे, कोई भी फ़ील्ड मिस ना हो और जो फ़ील्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली फ़िल हों। जिसमें ईमेल लिखने का कहा गया है उसमें ईमेल ही लिखी हुई हो और जिसमें सीएनआईसी लिखने का कहा गया है उसमें सीएनआईसी पुट किया हुआ हो। तो ये सारी वैलिडेशंस वगैरह चेक करने के लिए हम जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन विद द सर्वर के लिए जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर है कि आप अक्सर देखते हैं कि जब हम गूगल पे कोई चीज़ जो है वो सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ़ चंद लफ्ज़ ही लिखते हैं, तो बाकी लफ्ज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ़ेच होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी सॉन्ग का नाम लिखते हैं तो हमने स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखे होते हैं, तो वो अगले वर्ड जो है वो खुद ही फ़िल अप कर देता है, उसका जो पूरा सेंटेंस है वो लिख देता है।
या इसी तरह कोई नात शरीफ अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो उसके रेलिवेंट जो हैं अल्फाज जो है आगे आना शुरू हो जाते हैं कि शायद आप ये लिखना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर हम जी मेल ओपन करना चाह रहे हैं तो हम जी एम लिखते हैं तो साथ ही आगे खुद ही सुजेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं, जी मेल साइन इन, जी मेल साइन अप, जी मेल अकाउंट। उससे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं, वो सजेशन हमें देना स्टार्ट कर देता है कि ये शायद आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये जो सजेशंस होती हैं ये जावास्क्रिप्ट और एजेक्स की मदद से हमें मिल रही होती हैं। इसी तरह एक और इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि हम रीड एंड राइट एचटीएमएल इसके साथ कर सकते हैं। अगर हमारे एचटीएमएल के कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई हमने हेडिंग्स लिखी हुई है या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको हमने अपडेट करना है या हमने उसको डिलीट करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको हैंडल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक क्लाइंट साइड सर्विस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसका कोड जो है वो हमारी मशीन पे रन होता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजते हैं तो वो चीज़ सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है और फिर हमें उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के मामले में इस तरह नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के मामले में जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर जो है वो सारा डाटा उठा के मशीन पे भेज देता है हमारी पे, और वो मशीन पे आके रन होता है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसा करने से ये है कि सर्वर का जो लोड है वो कम हो जाता है, उस पे सारी एग्जीक्यूशन नहीं होती बल्कि वो हमारी मशीन पे लोकली एग्जीक्यूट होता है। एजेक्स अभी बात हुई थी, एजेक्स ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इसकी फुल फॉर्म है। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए फॉर्म को पेज को रीलोड किए बगैर डाटा जो है हम सर्वर के साथ सर्वर से ले रहे होते हैं। लेकिन ये डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में होता है, सजेशंस की शेप में होता है। जो वर्ड्स ज़्यादा सर्च आउट होते हैं या जिनका ट्रेंड चल रहा होता है, तो वो सजेशन जो है हमें सर्वर से एजेक्स की मदद से आ रहे होते हैं, और जावास्क्रिप्ट और एजेक्स की मदद से। तो ये पेज को रीलोड किए बगैर ही हमें वो सजेशन मिल जाती हैं। डाटा जो है वो सिंक्रोनस होके अपडेट हो रहा होता है। इसके बारे में आगे हम मज़ीद तफसील से देखेंगे कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर की। जैसे पहले बात हुई है कि इंटरप्रेटर की मदद से हम हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करते हैं। इंटरप्रेटर जो है वो एक तर्जुमान की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हमने किसी एक बंदे के साथ, चाइनीज़ बंदे के साथ बात करनी हो तो हम डायरेक्ट उसको अपनी बात नहीं समझा सकते, हमें दरमियान में कोई ना कोई एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो हमारी बात समझ के उसको उसकी ज़ुबान में बता सके। तो इसी तरह इंटरप्रेटर ये काम करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करता है। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के लिए भी कोई ना कोई इंटरप्रेटर ज़रूरत होती है। तो बताने की बात ये है कि हमें ये इंटरप्रेटर जो है वो अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जैसे सी प्लस प्लस के मामले में हमें कोई अलग से डेव या उसका इंटरप्रेटर जो है वो कोई आईडी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। हमें हर ब्राउज़र के साथ इसका इंटरप्रेटर जो है वो बाइंड हुआ मिल जाता है। यानी कि ये कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है, कोई भी ब्राउज़र जो है फायरफॉक्स है या दूसरा क्रोम है, जितने भी ब्राउज़र हैं वो सारे अपने आप को विदाउट जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर अनकम्प्लीट समझते हैं। तो हर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर पहले से मौजूद होता है, हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आ जाती बात कि हम इसको कैसे लिखते हैं। लिखने का तरीकाकार ये है कि एचटीएमएल पेज के अंदर जहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट लिखना चाहें, हम स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करेंगे और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करेंगे। उसके अंदर हम उसकी टाइप बताएंगे कि स्क्रिप्ट क्या चीज़ है। स्क्रिप्ट बेसिकली कोड को कहते हैं। तो स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये जावास्क्रिप्ट का ही स्क्रिप्ट होगा। स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, तो इसलिए फिर हमें स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट एंड क्लोज करने के बाद स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग टैग में बताना पड़ता है कि स्क्रिप्ट किस चीज़ का लिख रहे हैं हम। और जैसे ये वीबी स्क्रिप्ट है, पर्ल स्क्रिप्ट है, डॉट स्क्रिप्ट है, इस तरह अगर कोई भी यूज़र ने स्क्रिप्ट लिखना है तो वो स्क्रिप्ट के बाद उसकी टाइप बताएगा कि मैं कौन सा स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ। लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इस सूरत में हमें जावास्क्रिप्ट पे टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम स्क्रिप्ट लिख दें और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दें तो इट मीन कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट ही माना जाएगा। मतलब इसको हमने जर्नल, तमाम ब्राउज़र ने जर्नल करार दे दिया है कि अगर स्क्रिप्ट के अंदर कोई टाइप नहीं लिखी गई हुई तो इट मीन फिर वो जावा का ही स्क्रिप्ट है। और अगर उसने यूज़र ने कोई और स्क्रिप्ट लिखना है वीबी का, पर्ल का, डार्ट का, तो फिर उसके लिए कंपलसरी है कि वो टाइप मेंशन करे। और अगर जावा का लिखना है तो फिर उसके लिए कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो लिख दे और चाहे तो ये टाइप छोड़ सकता है।
तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जावा का ही माना जाएगा। नेक्स्ट है कि हम उसको कैसे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेज के अंदर लिखने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसी के अंदर हम उसमें कोड को एम्बेड कर दें, स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करें, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज़ करें और उसके अंदर हम जो कोडिंग करना चाहते हैं वो कर दें। और दूसरा तरीक़ाकार होता है कि हम उसकी एक एक्सटर्नल फ़ाइल बना लें। हम दोनों तरीक़ाकार प्रैक्टिकली देखते हैं। पहला तरीक़ाकार जो है वो सिंपली आपके सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग जो है वो क्लोज़ हो रहा है। इसी तरह हम अपने पेज के अंदर करेंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं जहाँ पे भी चाहूँ स्क्रिप्ट का टैग जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ, बॉडी में या हेड में। मैं बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट करेंगे हम एस, इसी तरह इसको क्लोज़ करेंगे। जैसे हम एचटीएमएल टैग्स के पहले काम करते थे सेम उसी तरीक़ाकार के साथ स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट एंड क्लोज़ किया और इसके दरमियान में हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। मैं एक लाइन को प्रिंट आउट करवाता हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज़ मेथड 1 ऑफ जेएस लिखने का तरीक़ाकार जो है, इसको मैंने एक फ़र्स्ट लाइन असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है कि दिस इज़ मेथड 1 ऑफ जेएस। सिंपली तरीक़ाकार होता है कि अगर हमने कोई चीज़ जो है वो प्रिंट आउट करवानी है, जैसे हम सी प्लस प्लस में सी आउट करवाते थे, तो यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ से प्रिंट आउट करवानी है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। देखें ये चीज़ जो एचटीएमएल पेज के अंदर हमने लिखा है दिस इज़ होम पेज, वो वहाँ से फैच हो रही है और ये जो हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एग्जांपल 1 आपको यहाँ पे जो मैंने अभी राइट डाउन की है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप खुद भी इसको परफॉर्म करके देखिएगा। ये एक और एग्जांपल है कि अगर हमने अपने पेज के अंदर कहीं पे अलर्ट ऐड करना हो तो हम अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीक़ाकार के साथ अलर्ट भी जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का ही फीचर है। तो हम कहीं पे अगर अलर्ट ऐड करना चाहें तो उसके लिए भी सिंपल तरीक़ाकार होता है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट जो है वो रीलोड हो तो सबसे पहले यूज़र को एक अलर्ट मिले, उसको ओके करे तो फिर वो आगे फर्दर कोडिंग को शो करे। मैं यहाँ पे अलर्ट शो कर रहा हूँ कि एडमिशन्स आर ओपन। कंट्रोल एस किया है इसको, अब हम रन करके देखते हैं इसको। ये देखें अब पेज पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पेज रीलोड का शो कर रहा है। जब तक हम इसको ओके नहीं करते बाकी कंटेंट नहीं नज़र आएगा। तो एडमिशन्स आर ओपन का मैसेज हमें नज़र आ रहा है, इसको ओके करेंगे तो बाकी जो कंटेंट है फिर वो हमारे पास प्रिंट आउट होगा। ये तरीक़ाकार तो फर्स्ट तरीक़ाकार था कि जिसके ज़रिए हम अपने पेज के अंदर ही कोडिंग करते हैं। दूसरा तरीक़ाकार क्या है जिसमें हम एक एक्सटर्नल अलग फ़ाइल बनाते हैं। जैसे हम सीएसएस में काम किया करते थे, आपको याद होगा कि हम एक अलग से फ़ाइल बनाते थे और उसकी एक्सटेंशन हम डॉट सीएसएस रखते थे। सीएसएस के रिलेटेड सारा काम हम उस फ़ाइल में करते थे और फिर क्या करते थे, सीएसएस वाली फ़ाइल का लिंक हम अपने मेन पेज के अंदर दे देते थे। तो वो फ़ाइल जो है वहाँ पे बाइंड हो जाती थी, एम्बेड हो जाती थी और कोड वहाँ से फैच हो जाता था। वही तरीक़ाकार यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन पेज है एचटीएमएल वाला। तो यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग एचटीएमएल के रेलिवेंट जो भी करनी थी वो की है और इसके बाद हमने एक अलग से फ़ाइल बनाई है। यहाँ पे हमने जेएस का कोड लिखा है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। जावा जैसे पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज़ द लाइन प्लेस इन द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। जो भी कोडिंग करनी हो, 1 लाइन की, 2 लाइनें को, 10 लाइनें को, जितनी भी जेएस की कोडिंग है हम इसमें करेंगे। करने के बाद इसका फ़ाइल को सेव कर लेंगे, कोई नाम रख लेंगे इसका। और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात जो है इसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस रखेंगे। एचटीएमएल पेज की एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल होती है, तो जेएस की जो फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस रखेंगे। नाम कोई भी रख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन उसकी जो है वो जेएस रखेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। ये जो स्क्रिप्ट हमने पहले यूज़ किया है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ।
तो हम एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल एन किया है मैंने। जब हमने एक्सटर्नल फाइल में काम करना है तो फिर हमें स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट एंड क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपनी जेएस की कोडिंग ही करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने जे स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट एंड क्लोज नहीं किया क्योंकि ये फाइल ही सारी की सारी जेएस की है, तो फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मेथड टू एक्सटर्नल जेएस कोडिंग। ये एक लाइन मैंने लिखी है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसका कोई भी हम नाम रख सकते हैं। नाम मैं इसका रख रहा हूँ jkl.js। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन फाइल थी जावा वाली, HTML वाली, हम यहाँ पे इसको एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड करने का तरीकाकार क्या होता है कि स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड इसी तरह स्क्रिप्ट क्लोज। इसके स्टार्टिंग स्क्रिप्ट में जाके हम यहाँ पे सोर्स ऐड कर देंगे। सोर्स फाइल का नाम हमने jkl.js रखा था, तो वही नाम हम यहाँ पे डबल कोट्स में दे देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट शो नहीं हुआ, इट मीन कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। दोबारा से देखते हैं ज़रा हम। स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया, क्लोज़ किया और स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स में हम उस फाइल का नाम देंगे। फाइल की नेम में मिसिंग है, वहाँ पे हमने फाइल का नाम JKL रखा था, यहाँ पे KJL हो गया, तो हम JKL कर देते हैं। कंट्रोल एस किया इसको, अब रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये जो ऑप्शन लाइन है ये एक्सटर्नल जेएस से आ रही है हमारे पास, जो हमने एक्सटर्नल जेएस में लिखा था और उसका कोड हमने लिंक जो है वो अपने मेन पेज के अंदर दिया था, तो वहाँ से फैच हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक्सटर्नल जेएस भी ऐड करनी है और साथ में इंटरनल भी ऐड करनी है, तो फिर हम इसके अंदर कोडिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना कि ये स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हुआ है, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज हुआ है, मैं यहाँ पे कोई कोडिंग कर दूँ जैसे हमने पहले इंटरनल के लिए की थी। तो अगर हमने इंटरनल जेएसपी ऐड करनी है तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है आपके पास स्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट किया है, इस तरह स्क्रिप्ट क्लोज किया है, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी कोडिंग कर सकता हूँ जैसे पहले की थी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज इंटरनल जेएस कंटेंट। अब हमें वाज़ा नज़र आ जाएगा अपने कोड में जब हम इसको रन करेंगे। दोनों लाइनें इकट्ठी आ रही हैं, तो हम इस दफ़ा इसमें BR का टैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे BR लाइन ब्रेक। देखिए ये जी ये वाला जो कंटेंट है हमारे पास, ये कहाँ से आ रहा है, होम पेज, ये जो हमने अपने मेन पेज HTML के अंदर एक हेडिंग दी हुई है वहाँ से। और ये वाली लाइन जो है वो एक्सटर्नल जेएस से आ रही है, और ये वाली जो है इंटरनल जेएस के अंदर हमने जो कोडिंग की है वो वहाँ से हमें नज़र आ रही है। तो ये दोनों तरीक़ाकार हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी जेएस को एम्बेड करने के लिए, इंटरनल या एक्सटर्नल। मोस्टली जो है वो एक्सटर्नल ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे ये है कि काम करना आसान होता है, एक अलग फ़ाइल बन जाती है, कोड में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, सारे का सारा काम एक अलग फ़ाइल में मैनेज कर लिया जाता है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।